जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो जो हमारी थी कला क्या है टॉपिक पे थी, उसी का हम आगे का पार्ट लेके आ जाए हैं। आज हम बात करेंगे, उस दिन हमने बताया कि कला क्या होती है ना। कला कला के बारे में सारी जानकारी दी थी, मोस्ट। बाकी आज हम जानेंगे कि कला का वर्गीकरण, कला कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण से तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में प्रकृति को कला से पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या ब्रह्मांडीय कला कहा गया, है ना। क्या कहा गया? देव शिल्प या ब्रह्मांडीय कला। कला कला को प्रकृति से अर्थात मतलब जो प्राकृतिक चीजें हमारी हैं, है ना, इन सब चीजों से पृथक करने के लिए देवशिल्प या ब्रह्मांडीय कला कहा गया। देवशिल्प या ब्रह्मांडीय कला, इसी में जो देवशिल्प होती है, यूरोप में देवशिल्प को ही क्या कहा गया है? कॉस्मिक आर्ट। क्या कहते हैं? कॉस्मिक आर्ट या कॉस्मिक कला, ठीक, कॉस्मिक आर्ट कहते हैं, है ना। और भविष्य में केवल मानवीय प्रयास द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा गया है। जो आगे आने वाला समय था उसमें मानव द्वारा जो बनाई गई कृतियां हैं उन्हीं को कला के रूप में रखा गया, जो कि अभी तक वर्तमान तक जारी है पूर्ण रूप से, है ना। मानव शिल्प के पुनः दो भाग हो जाते हैं। जब मानव द्वारा बनाई गई कृतियों को कला के रूप में रखा गया, आगे जो निरंतर कार्यरत है ना, आगे चली आ रही, वर्तमान में भी जारी है, तो उनको मानव शिल्प को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। मानव शिल्प को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से पुनः दो भाग हुए? एक तो हुआ हमारा उपयोगी कला, दूसरा हमारा हो जाएगा ललित कला। उपयोगी कला को हम क्या कहते हैं? उपयोगी कला को हम कारू कला भी कहते हैं, कारू कला। और ललित कला को हम चारू कला भी कहते हैं, है ना। ललित कला को हम चारू कला कहते हैं। ये जो कारू और चारू कला वाला है, ये पाणिनि का एक ग्रंथ है। पाणिनि जो है, महर्षि पाणिनि, इनका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। उसमें ही ललित कला को चारू कला, इसी में अष्टाध्यायी ग्रंथ में ललित कला को चारू कला, ये चारू कला, और उपयोगी कला को कारू कला कहा गया, है ना। और इसी में पुरुषार्थ भी बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर अब उपयोगी कला तो कारू कला हो गई और ललित कला चारू कला। अब इसी में ललित कला को हीगेल ने इन्होंने हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, जिसमें 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? चित्रकला, उस दिन भी ये हमने बताया था कि हीगेल ने 5 भागों में बांटा है। चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य या वास्तुकला, संगीत कला, या कह लें नाटक कला, और काव्य कला।
ये हमारी 5 कलाएं हैं। इनमें से ये हमारी 5 कलाएं होंगी। इनमें से इन तीनों को चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, इनको दृश्य कला का रूप दिया गया, दृश्य कला कहा जाता है। दृश्य कला के दायरे में 3 कलाएं आती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या वास्तुकला, और इनको श्रव्य कलाएं कहा गया है। श्रव्य कलाएं, ये जो 2 कलाएं आती हैं ये श्रव्य कलाएं हमारी होती हैं, है ना, दृश्य कला या श्रव्य कला। और ललित कला में जो होता है, ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है। ललित कला में क्या होता है, सौंदर्य की प्रधानता, अर्थात क्या होती है ये, अर्थात सौंदर्यात्मक होती है। सौंदर्यात्मक होती है ना। ललित कला कैसी होती हैं, सौंदर्यात्मक होती है। ठीक है, अब इसमें चित्रकला, ये हो गया इतना। ये दृश्य कलाएं होती हैं 3, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और संगीत कला या काव्य कला जो हमारी होती हैं श्रव्य कलाएं होती हैं। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब इनके अलग अलग बात कर लेते हैं कि माध्यम इनका, चित्रकला का, मूर्तिकला का, ये स्थापत्य कला का, संगीत कला का और काव्य कला का। माध्यम में क्या होता है कि चित्रकला के हमारे जो माध्यम, चित्रकला का हमारा क्या होता है, इसका माध्यम हमारा क्या होता है, रंग व ब्रश होते हैं। क्या होते हैं, रंग व ब्रश होते हैं। मूर्तिकला का हमारा क्या माध्यम होता है, चूना व मिट्टी कह सकते हैं, इत्यादि, है ना, इत्यादि होते हैं। स्थापत्य कला में हमारा क्या हो जाता है, प्रस्तर व सीमेंट आदि हो जाते हैं। क्या हो जाता है, प्रस्तर व सीमेंट, प्रस्तर व सीमेंट। कोई मिट्टी है, जैसे कोई मूर्ति हमें गढ़ना है तो किसी पत्थर से गढ़ेंगे ना, उसको खोद कर या कार्विंग करके ना, काट के, पत्थरों से काट छाट के मूर्तियां बनाई जाती हैं। स्थापत्य कला या वास्तुकला में क्या होता है, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाती हैं, या कह लें कि मंदिर बनाए गए हैं, तो उनको पत्थरों से या सीमेंट, ईंटों आदि के माध्यम से हम बनाते हैं। और प्राचीन काल के जो मंदिर हैं वो एक आध उन चट्टानों इत्यादि को काट कर, एक जैसे पत्थरों को, बड़े पत्थर जैसे बाई चांस कहीं हुए होंगे तो उनको काट के बनाया गया है ना, वो हो जाते हैं। और संगीत कला हमारी क्या होती है, संगीत का हमारे माध्यम क्या होता है, स्वर व नाद होता है। क्या माध्यम होता है, स्वर व नाद, स्वर व नाद, स्वर व नाद होते हैं। और इसका माध्यम हमारा क्या हो जाता है, काव्य कला का। काव्य कला में होता है शब्द व अर्थ, शब्द व अर्थ। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, कोई किसी का दोहा है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, है ना, इन सभी लोगों ने रचनाएं की हैं। उनमें जो होते हैं शब्द होते हैं, शब्दों का उनका एक अपना अर्थ होता है, कई सारे भी अर्थ होते हैं ना। अब इसमें संगीत कला में क्या होता है, गायन वादन होता है, इनमें स्वर या नाद ही होते हैं, है ना, इतना पता चल गया। अब हम देख लेते हैं ग्रंथों के अनुसार कलाओं का उल्लेख। इतना समझ में आ गया। अब ग्रंथों के अनुसार कलाओं का उल्लेख, ग्रंथों के अनुसार कलाएं, ग्रंथों के अनुसार कलाएं क्या है। अब है सर्वप्रथम 64 कलाओं का उल्लेख, 64 कलाओं का उल्लेख, 64 कलाएं, 64 कलाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, वात्स्यायन की कामसूत्र में। कहाँ मिलता है, वात्स्यायन
के ग्रंथ कामसूत्र, कामसूत्र में हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र में हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है देखने को। इसी प्रकार अन्य 64 कलाएं और 64 कलाएं शुक्रनीति सार में देखने को मिलते हैं। शुक्रनीति सार ग्रंथ में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है ना। प्रबंध कोश में आगे देख लेते हैं। प्रबंध कोश में, प्रबंध कोश में कितनी कलाएं हैं? 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। और हमारा एक ग्रंथ है ललित विस्तार। ललित विस्तार में कितनी कलाएं हैं? ललित विस्तार 86 कलाओं का उल्लेख, ललित विस्तार ग्रंथ जो है हमारा उसमें 86 कलाओं का उल्लेख मिलता है ना। और ये जो है ललित विस्तार ग्रंथ ये कैसा, ये ललित विस्तार जो है ग्रंथ ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 86 कलाएं मिलती हैं। इतने ग्रंथ हो गए। 64 कलाएं हमारी वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र में मिलती हैं, 64 कलाएं शुक्रनीति सार ग्रंथ में मिलती हैं, प्रबंध कोश में 72 कलाएं मिलती हैं और ललित विस्तार में 86 कलाएं मिलती हैं। और 64 कलाएं किसमें मिलती हैं? एक है यजुर्वेद, इसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, है ना। अब क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है कला विलास, उसमें 350 कलाओं का उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? 350 कलाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है? मनुष्य की रचना जो उसके जीवन काल को क्या करती है? आनंद प्रदान करती है। मनुष्य की जो रचना है उसके जीवन काल को जो आनंद प्रदान करती है वह क्या कहलाती है? कला कहलाती है ना। और प्राचीन समय में कला के स्थान पर अगला हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है, नोट कर लेना। प्राचीन, नोट कर लेना कि प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। और कला शब्द का सर्वप्रथम कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था? तो भरतमुनि ने, है ना। नाट्य शास्त्र में कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग कला का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था? भरतमुनि ने किसमें किया था? अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। कब किया था? प्रथम शताब्दी में किया था। कब? प्रथम शताब्दी में किया था। अब कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग, कला के लिए
आर्ट, ART शब्द का कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में कब प्रचलित हुआ? 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। अब कला शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा में मानी जाती है। कला शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से मानी जाती है? कला शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति, कला शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के कल धातु से, कल धातु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? कल धातु से मानी जाती है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना, है ना? इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना होता है। अब ये जो आर्ट शब्द है, आर्ट 13वीं शताब्दी में आया। आर्ट शब्द किस भाषा का है? तो आर्ट शब्द जो है लैटिन, आर्ट शब्द लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन। ये लैटिन भाषा का शब्द आर्ट शब्द किस भाषा का है? तो आर्ट शब्द जो है हमारा ये लैटिन भाषा का शब्द है ना। और वैदिक साहित्य जो हमारे हैं उनमें भी शिल्प शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कलाओं के रूप में हुआ है ना। कलाओं के अर्थ में ही हुआ है। ठीक है। अब विभिन्न कला की अवधारणाएं या परिभाषाएं हैं। बहुत सारे दार्शनिक है ना, हमारे विचारक या सौंदर्य शास्त्री हैं जिन्होंने कला की परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से अलग अलग रूपों में दी हैं, अपनी अपनी सोच या समझ के अनुसार, है ना। अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब हम अलग अलग जो परिभाषाएं दी हैं और सर्वप्रथम अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उनको भी अभी हम जानेंगे आगे की लाइनों में। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो है प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद जो है हमारा, उसमें कला शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग जो है हमारा वो कहाँ हुआ है? हमारा ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। यथा कलम यथा सपम, है ना। ये एक उसमें लिखा है मध्य गुरसा नयामस। किस रूप में हुआ है? इसमें वो है यथा ये उसमें श्लोक लिखा हुआ, इसी के रूप में प्रयोग हुआ है ना। वैदिक काल में कलाकार को शिल्पिन भी कहा जाता था। कला शब्द के प्रयोग के लिए शिल्प वैदिक काल में जो है वैदिक कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। और कलाकार को जो है वो कलाकार को क्या कहते थे? शिल्पिन। कलाकार को क्या कहते थे? शिल्पिन कहते थे, है ना। अब है कि प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे वैदिक काल में कलाकार को क्या कहा जाता था? जब शिल्प शब्द का प्रयोग कला के लिए किया जाता था तो कलाकार को शिल्पिन कहा जाता था। अब कला का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था? भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था, प्रथम शताब्दी में।
अब सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी प्रयोग तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था, लेकिन कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो हमारा ऋग्वेद जो ग्रंथ है, हमारा वेद है, हमारे 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब किस रूप में हुआ था? यथा कलम यथा सभम मत गुड़सा नयामस, ये हमारे इसमें लाइन लिखी मिलती है, इसी के रूप में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारी बची परिभाषाएं, कला की परिभाषाएं देख लेते हैं। कला की परिभाषाएं, कला का अर्थ है मनोरंजन। कला शब्द की उत्पत्ति जो है हमने बता रखी है कि कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, है ना। सुंदर, मधुर और सुखदायी होती हैं कलाएं। भारतीय दर्शन के अनुसार कला, अब देख लेते हैं परिभाषाएं कला की। परिभाषाएं, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय दर्शन के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? भारतीय दर्शन के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। जो सत्य है, सुंदर है, जो 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 क्या है? जो सत्य है, सुंदर है, अर्थात सुंदर है, क्या है? वही तो कला है। किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, उसी के अनुसार जो सत्य है, सुंदर है, वही क्या है? वही कला है। आगे अन्य परिभाषाएं हम देखते हैं। अब देखते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या परिभाषा दी है? कला सत्य की अनुकृति है। एक तो ये हो गई, कला क्या है? प्लेटो के अनुसार कला की परिभाषाएं क्या है? कला सत्य की अनुकृति एक ये हो गई। दूसरी और हम कला सत्य की अनुकृति है, ये भी प्लेटो ने कहा है। जिस जहाँ पर अनुकृत आ जाए, अनुकृत शब्द का प्रयोग हो जाए या अनुकृत की अनुकृत हो जाए, वहाँ पर परिभाषा कोई आ रही है पेपर में कहीं भी, तो वो किसकी हो जाएगी? सीधे से प्लेटो की हो जाएगी, है ना। अब कला सत्य से, कला सत्य से 2 या 3 गुनी दूर है। यह भी परिभाषा किसकी है? ये भी परिभाषा किसकी है? तो प्लेटो की है। नकल बुरी चीज है ना। सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं क्या हैं? बुरी हैं। प्लेटो के अनुसार नकल बुरी चीज है, और नकल बुरी चीज है और सभी कलाएं नकल करती हैं। सभी कलाएं नकल करती हैं, सभी कलाएं नकल करती हैं। इसलिए क्या है? इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं, है ना। प्लेटो के अनुसार यह भी है कि सभी कलाएं नकल करते हैं, सभी कलाएं बुरी चीज
नकल बुरी चीज़ है, सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं क्या हैं, उनके अनुसार बुरी हैं, है ना। ये इन्होंने कहा, इनके अनुसार इतनी परिभाषाएं हैं। कला सत्य की अनुकृत है, कला सत्य की अनुकृत की अनुकृत है ना। कला सत्य से 2 या 3 गुनी दूर है। नकल बुरी चीज़ है, सभी कलाएं नकल करती है। जैसे किसी ने देखा चित्र बनाया, किसी ने देखा कोई चित्र बनाया, नेट से किसी ने चित्र कोई डाउनलोड किया और उसको बना दिया अपने माध्यम से बनाया, तो उसने नकल की ना। अब नकल बुरी चीज़ है, तो सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं क्या हैं, बुरी हैं। अब हम देख लेते हैं अरस्तु के अनुसार कला की परिभाषा। किसके? अरस्तु के अनुसार कला की परिभाषा। अरस्तु कला क्या है? कला अनुकरण है ना। एक तो ये हो गई, दूसरी हो जाएगी अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, ठीक है। अब अगली परिभाषा शैले के अनुसार देख लेते हैं। शैले ने क्या कहा है कला को, कि कल्पनाओं की अभिव्यक्ति क्या है, कला है। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति जो है वह कला है। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति क्या है, कला है। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है ना। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति क्या है, कला है। क्रोचे के अनुसार क्या होती है कला की परिभाषा?